हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 8 का साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, कोल एंड पेट्रोलियम, ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। बच्चों, आप लोगों ने इन दोनों का नाम बहुत पहले से सुना ही होगा। कोल और पेट्रोलियम हमारे दो मेन क्या हैं, सोर्सेज हैं एनर्जी के। पूरे वर्ल्ड में आज जितनी भी एनर्जी यूज की जाती है उसका ऑलमोस्ट 50 से 60% हिस्सा अकेला कोल प्रोवाइड करता है, कोयला। ठीक है, और कम से कम 25 से 30% हिस्सा क्या प्रोवाइड करता है, पेट्रोलियम। तो दोनों मिलके नियरली 80 से 90% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति करते हैं पूरे संसार भर में। बहुत इंपॉर्टेंट ईंधन है ये। ठीक है, तो चलिए कुछ पहले छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो सीधी बात है, नेचुरल हम ऐसी चीज के लिए लगाते हैं जो हमको प्रकृति की देन हो, जो हमको प्रकृति से मिलती हो गिफ्ट स्वरूप। ठीक है, तो वो सारे के सारे चीजें, मटेरियल्स जो हमको नेचर से मिलती हैं गिफ्ट स्वरूप, जिनको हम या तो सीधे सीधे रूप से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यूज कर पाते हैं, ऐसी कोई भी चीज कहलाती है नेचुरल रिसोर्स। क्या कहलाती है, नेचुरल रिसोर्स। और री शब्द का मतलब होता है दे कैन बी रिपीटेडली यूज्ड अगेन एंड अगेन, उनको बार बार यूज कर सकते हैं। एक बार यूज कर लिया तो नष्ट नहीं हो जाएगा, वो लंबे समय तक प्रकृति में विद्यमान रहता है, बने रहता है। ठीक है, तो साधन होता है सोर्स, साधन होता है जिसको एक बार यूज कर लिया तो जल्दी से खत्म हो जाए, दोबारा यूज ना कर पाए। और रिसोर्स होता है संसाधन, जो रिपीटेडली हम यूज कर पाए। समझ में आ गया, तो फर्क है सोर्स एंड रिसोर्स में। क्लियर। सो व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, तो डेफिनेशन क्या है हमारी, द मटेरियल्स विच वी गेट फ्रॉम नेचर, प्रकृति से मिलने वाली वो सारी वस्तुएं, एंड आर यूज्ड बाय अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिनको हम या तो सीधे सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली यूज करते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। एग्जांपल्स क्या आ गए बच्चों, एयर। एयर हम कई प्रकार से यूज करते हैं, कैसे, सांस लेते हैं एयर चाहिए, किसी चीज को जलाना ईंधनों को, उसके लिए एयर चाहिए, बिना एयर के चीज जलती नहीं है। बलून्स वगैरह में आप एयर भरते हो। ठीक है, उसके अलावा बच्चों हमारे जो गाड़ी मोटर है उसके टायर्स में क्या भरते हैं, हम हवा भरते हैं। बिना हवा के हमारी गाड़ी मोटर रन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एयर हमारे लिए। उसके बाद वाटर, पानी हम पीने के लिए यूज करते हैं, सिंचाई के लिए हम पेड़ पौधों के लिए यूज करते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्राकृतिक रिसोर्स है और हमको पर्यावरण से मिला, हमने खुद तो नहीं बनाया एयर वाटर को। सॉइल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। कैसे रिसोर्स है, मिट्टी में ही, मिट्टी में से हमको तरह तरह के यूजफुल चीजें, खनिज मिलते हैं। ठीक है, मिट्टी पे ही हम अपना भोजन उगाते हैं, प्लांट्स के रूप में फसलें उगाते हैं मिट्टी से ही। मिट्टी से ही बच्चों हम बर्तन बनाते हैं, कई प्रकार के मटके वगैरह देखा होगा। मिट्टी से ईंटें बनाते हैं, ईंटों से घर बनाते हैं। तो मिट्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया। ठीक है कि नहीं क्या। देन उसके बाद बच्चों प्लांट्स एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स से हमको तरह तरह का भोजन मिलता है, खाने योग्य चीजें मिलती हैं। एनिमल्स हमारे तरह तरह से काम आते हैं, पर्यावरण की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। ठीक है, प्लांट से तो बहुत सारी यूजफुल चीजें मिलती हैं, फर्नीचर के लिए लकड़ी मिल जाती है, खाने पीने की वस्तुएं मिल जाती हैं, कलर्स, डाइज, गम, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, प्राकृतिक रिसोर्सेज हो गए। मिनरल्स, खनिज मिलते हैं हमको मिट्टी के अंदर से, जमीन में से। ठीक है कि नहीं क्या। तो समझ में आ गया नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए, अब दूसरा क्या है, वाटर, मैन मेड रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज है, मैन मेड का मतलब जो मनुष्य ने बनाए हैं। ठीक है, सो द मटेरियल्स विच आर मेड बाय मैन, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित जो वस्तुएं हैं फॉर आवर यूज। और ये वस्तु हमने क्यों बनाई है, अपने इस्तेमाल के लिए, अपने यूज के लिए। इस प्रकार की चीजें जो हमने स्वयं बनाई है मनुष्य ने और खुद फिर उसको इस्तेमाल करते हैं हम, इस प्रकार के रिसोर्सेज कहलाते हैं मैन मेड रिसोर्सेज या फिर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। तो क्या है इसमें एग्जांपल्स, दीज आर मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज ओनली। और बहुत जरूरी चीज है बच्चों, जो ये मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं ना, इनको बनाने के लिए हमको नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, इन्हीं की मदद से हम बनाते हैं। समझ में आ गया, अगर हमको नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो मैन मेड रिसोर्सेज भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या एग्जांपल्स आ गए, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। हमारे, हमने जो भी तरह तरह की मशीनें बनाई हैं, इक्विपमेंट्स, टूल्स बनाए हैं, वो सब इसी के तहत आते हैं। बिल्डिंग्स हमने जो बनाई है, निर्माण किया है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी मोटर हो गया, स्पेसशिप हो गया, ट्रेन्स हो गई, यातायात के साधन, ये सब हमने अपने इस्तेमाल के लिए बनाए हैं, यूज के लिए बनाए हैं। और इन सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हुआ है। ये सारे के सारे संसाधन कहलाते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। क्लियर है, मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं। और ये ऊपर वाले जो है वो हमको प्रकृति से गिफ्ट स्वरूप ऐसे कैसे मिले हैं। क्लियर। चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा
जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक रिसोर्सेज जो हैं, उनको दो मेन कैटेगरीज में बांटा है बच्चों। ये दो कैटेगरीज हैं, एक है एग्जॉस्टिबल और दूसरा है इनएग्जॉस्टिबल। तो एग्जॉस्ट होना का मतलब होता है टू गेट फिनिश्ड, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। और इनएग्जॉस्टिबल मतलब होता है खत्म नहीं होना। ठीक, तो ये जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्रकृति से मिलने वाले जो वस्तुएं हैं, इनको हमने दो कैटेगरी में बांटा है। कुछ ऐसे हैं जो एग्जॉस्टिबल है, मतलब जो लिमिटेड हैं, हमारी प्रकृति में बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है। इनको अगर हम लगातार यूज करते रहेंगे तेजी से, तो एक दिन आएगा कि ये बहुत कम हो जाएंगे और कभी ना कभी ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार के रिसोर्सेज विच कैन बी फिनिश्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ड्यू टू देयर कंटिन्यूअस यूज, ओवर यूज, ये कहलाते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ऑन द अदर हैंड बच्चों, जो इनएग्जॉस्टिबल है, इनएग्जॉस्टिबल जो होता है एग्जॉस्टिबल का अपोजिट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये वो रिसोर्सेज हैं जिनके जो भंडार है ना हमारी प्रकृति में, वो अनलिमिटेड है, बहुत बड़ी मात्रा में है, ये कभी ना खत्म होने वाला भंडार है। तो इस प्रकार के रिसोर्सेज जिनकी मात्रा में, क्वांटिटी में कभी कमी नहीं आने वाली है, हम चाहे उसको कितना ही यूज कर लें, इस प्रकार के रिसोर्सेज कहलाते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। समझ में आ गया? तो चलिए पढ़ लेते हैं। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नेचर। समझ में आ गया? ये वो संसाधन है जो हमारी प्रकृति में लिमिटेड मात्रा में मौजूद हैं, कम मात्रा में मौजूद हैं, एंड वुड बी फिनिश्ड ड्यू टू देयर कंटिन्यूअस यूज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आने वाले समय में, भविष्य में, इनके लगातार इस्तेमाल से, यूज से कभी ना कभी ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? का जो जितना कम है उतना जल्दी समाप्त होगा, थोड़ा ज्यादा है थोड़ा देर से होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, तो हमारे जीवन काल तक भी ये टिकेंगे नहीं पूरे। इस प्रकार के रिसोर्सेस कहलाते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। समझ में आ गया? तो इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने क्या है? कोयला, कोल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल भी कहते हैं इसको, कच्चा तेल भी बोलते हैं इसको, एंड नेचुरल गैस। तो ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं बच्चों, जीवाश्मों से बनते हैं, फॉसिल से बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। क्या होते हैं फॉसिल्स? ये बहुत पुराने समय के, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक अगर हम जाएं, तो बहुत पुराने समय के पास्ट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जब मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी से ही डिकम्पोजिशन के द्वारा, हाई प्रेशर टेम्परेचर के द्वारा, केमिकल एक्टिविटीज के द्वारा क्या होता है, ये उनके डेड बॉडी से ही बनते हैं, और इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। फॉसिल मतलब डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पास्ट। क्लियर है? कोयला जो होता है वो प्लांट मटेरियल है, ये डेड प्लांट से बनता है उनके दब जाने से। और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होते हैं बच्चों, वो बनते हैं मेराइन एनिमल्स, मेराइन ऑर्गेनिज्म, समुद्री जीव, जो समुद्र के नीचे मरने के बाद में उनकी डेड बॉडीज दब जाती हैं और जबरदस्त प्रेशर लगता है, बहुत सारी परतें उनके ऊपर मिट्टी की, रेत की उसके अंदर दब जाते हैं ये, तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण धीरे धीरे उनकी बॉडीज सड़ के, गल के, गाढ़ा ब्राउन कलर का तेल रूपी पदार्थ बना लेते हैं, जिसको क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम बोलते हैं। और उनके डेड बॉडीज के सड़ने से कई प्रकार की गैसें बनती हैं, उसमें मेन गैस है मीथेन। और ये जो मीथेन और कुछ और दूसरी गैसेस का मिश्रण जो होता है, ये इन पेट्रोलियम डिपॉजिट के ऊपर गैसेस के रूप में जमा हो जाता है, जिसको नेचुरल गैस कहा जाता है। तो प्राइमरीली इसमें सबसे अधिक कंटेंट मीथेन का होता है। तो आगे देखेंगे हम बाद में बच्चों, कोयला कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, नेचुरल गैस क्या होती है, कंपोजिशन क्या है इसका, सब देखेंगे। ठीक, चलिए, तो एग्जॉस्टिबल समझ में आ गया, ये वो रिसोर्सेज है जिनकी मात्रा सीमित है, कभी न कभी समाप्त हो जाएंगे। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये कौन से रिसोर्सेज हैं? तो ये वो रिसोर्सेज है बच्चों विच आर प्रेजेंट इन नेचर इन अबंडेंस। अबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में ये प्रेजेंट है प्रकृति में, ये कहलाता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, देयर क्वांटिटी मोर और लेस रिमेन्स कांस्टेंट। उनकी जो मात्रा है वो लगभग लगभग सेम रहती है, चाहे कितना यूज कर लो। एग्जांपल ले लेते हैं, एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। एयर बच्चों आप कितना ही सांस ले लो, हाँ, बहुत समय से ही देखो हमारा जो पर्यावरण है उसके अंदर, एटमॉस्फेयर, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो 20 से 21% के बीच ही, हम कितना यूज कर लें। इसी प्रकार से वाटर है, उतना ही बना रहता है। समझ में क्या? वाटर साइकिल से रिपीटेडली सर्कुलेट करता है, ठीक है, उतना ही बना रहेगा। ठीक, सॉइल है, मिट्टी आप कितनी यूज कर लो उतनी ही रहेगी, कमी नहीं आएगी इसकी। सनलाइट, सूर्य, हर जगह रोशनी पहुंचती है इसकी, तो सनलाइट में कोई कमी नहीं आने वाली। ऐसा नहीं कि हमने किसी दिन ज्यादा सनलाइट यूज कर ली तो अगले दिन कम हो जाएगी, उसकी कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स रेनी सीजन में कम होगी सनलाइट, लेकिन नॉर्मली साल भर उसकी अवेलेबिलिटी में कमी नहीं आती है। तो इस प्रकार के रिसोर्सेज कहलाते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल
रिसोर्सेज। समझ में आ गया दोनों में अंतर क्या है? तो एग्जॉस्टिबल खत्म हो जाने वाले, लिमिटेड क्वांटिटी में है। इनएग्जॉस्टिबल कभी ना खत्म होने वाले, अपार भंडार है। समझ में आया? चलिए अगला, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को बताया था फॉसिल क्या होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पास्ट। और इन्हीं डेड रिमेन्स के सड़ने से, गलने से, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से जो भी ईंधन तैयार होते हैं बहुत लंबे लंबे समय के बाद, इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। इसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आते हैं। तो देखते हैं, फ्यूल्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द पास्ट ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? बहुत पहले के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दोनों ही प्रकार के, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके डेड बॉडीज से जो भी ईंधन बनते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। सो फ्यूल्स विच आर फॉर्म्ड from the dead remains of the past organisms, that is plants and animals, they are called fossil fuels. एग्जाम्पल इसमें क्या है बताओ? एक तो पेट्रोलियम है और एक कोल है। पेट्रोलियम के साथ ही नेचुरल गैस, तो दोनों साथ ही में बनेगी, ठीक है ना? तो कोयला जो है वो तो प्लांट प्रोडक्ट है, और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे हैं? वो एनिमल प्रोडक्ट है। तो देखो, पेट्रोलियम इज ए फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैराइन ऑर्गेनिजम्स। मैराइन मतलब समुद्री जीव। एंड कोल इज अ फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो पेट्रोलियम जो है वो तो समुद्री जीवों से मिलता है, उनकी डेड बॉडी से, और कोयला जो है वो प्लांट से मिलता है। अब कैसे बनेगा वो आगे देखेंगे हम, ठीक है कि नहीं? क्या, चलिए अब इंपॉर्टेंट चीजें, तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कोयले की। सभी ने देखा होगा कोयला कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है ना, पत्थर के जैसा हार्ड। तो अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज कोल, होता क्या है कोयला, एंड राइट अबाउट इट्स यूजेस, और उसके क्या क्या यूज हैं, ठीक है? और फिर देखेंगे अलग अलग इसकी वैरायटीज कौन सी हैं, कोयला कैसे बनता है प्रकृति में। ठीक, चलिए। कोल इज ब्लैक कलर्ड हार्ड सब्सटेंस दैट अपीयर्स लाइक अ स्टोन। क्लियर है? कोयला जो है बच्चों क्या है? ये काले कलर का है, हार्ड कठोर सब्सटेंस है, दिखने में पत्थर के जैसा दिखता है, कठोर है, हार्ड है, ठीक है? और इट इज पॉपुलरली नोन एज ब्लैक डायमंड, और इसको हम नॉर्मली क्या बच्चों, ब्लैक डायमंड के नाम से भी जानते हैं। मोस्टली कार्बन होता है, कार्बन का ही रूप है ये, ठीक है? अच्छा, डायमंड बच्चों देखो बहुत कीमती होता है, तो जिस प्रकार से डायमंड कीमती है ना, तो ये समझ लो कोयला भी उसी प्रकार से कीमती है। डायमंड के बहुत सारे यूजेस हैं, कोयले के भी बहुत सारे यूजेस हैं। एनर्जी, खासकर हमको अधिकतर एनर्जी, मैंने बताया ना, संसार भर में 60% जो एनर्जी होती है, 60% वो हमको कोयले से ही मिलती है, बिजली बनती है इससे मोस्टली, ठीक है ना? और इसी कारण से इसको ब्लैक डायमंड की संज्ञा दी गई है। इट इज पॉपुलरली नोन एज ब्लैक डायमंड। बच्चों आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच सब्सटेंस इज पॉपुलरली नोन एज ब्लैक डायमंड, तो क्या लिखेंगे आप? कोल। क्लियर? सो क्यों कहा जाता है ब्लैक डायमंड? बिकॉज ऑफ इट्स वाइड वेराइटी ऑफ यूजेस। इसके बहुत अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रकार के इसके यूजेस हैं, और इसके इतने सारे विभिन्न प्रकार के यूजेस के कारण इसको ब्लैक डायमंड कहा जाता है। तो सम ऑफ द यूजेस ऑफ कोल आर, तो कुछ इंपॉर्टेंट कोल के क्या यूजेस हैं बच्चों? पुराने समय से ही ट्रेडिशनली या परंपरागत तरीके में क्या होता था, कोयले को भोजन बनाने के लिए यूज किया जाता। तो भट्टियां होती थी, अंगीठी वगैरह होती थी, ठीक है? उसमें क्या कोयला डाल करके जलाते थे, और आग जलने के बाद में उससे जो हीट मिलती थी उससे खाना पकाया जाता था। तो ट्रेडिशनली या अर्लियर कोल वॉज मोस्टली यूज एज फ्यूल टू कुक फूड, ठीक है बच्चों? लेकिन आजकल कोल की मात्रा काफी लिमिटेड रह गई है, तो उससे नॉर्मली बिजली बनाने का ही काम होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है। ये घरेलू ईंधन के रूप में नॉर्मली यूज आजकल नहीं होता है। घर घर क्या है, सरकार ने जो हमारा बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं क्लीन फ्यूल है, एलपीजी, वो पहुंचा दिया, सिलेंडर्स वगैरह पहुंचा दिए हैं, तो हम नॉर्मली कोयला जलाते नहीं है, काफी पोल्यूशन होता है इससे, ठीक है? बर्तन काले होते हैं। तो अर्लियर कोल वाज मोस्टली यूज्ड एज फ्यूल टू कुक फूड, भोजन पकाने के लिए पहले यूज होता था। अब क्या, इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन। अब बच्चों पुराने समय के जो रेलवे के इंजन होते थे ना भारी भरकम, उसमें स्टीम इंजन लगा करता था। तो स्टीम इंजन में क्या होता था बच्चों, बड़े बड़े पानी के बॉयलर्स होते थे, उन बॉयलर्स के नीचे भट्टियां होती थी, भट्टियों में कोयला रखा जाता था, कोयला जला करके खूब सारी एनर्जी निकलती थी, हीट एनर्जी। उस हीट एनर्जी से बॉयलर्स में रखा पानी को उबाला जाता था, पानी उबलने से स्टीम बनती थी, और स्टीम को प्रेशराइज करके क्या है, वहां पे उसके पिस्टन्स को पुश करते थे, और इससे फिर इंजन रन करता था। समझ में आ गया कि नहीं? क्या, तो इस प्रकार के इंजन जहां पे स्टीम की पावर को यूज किया जाता था, स्टीम इंजन कहलाते थे, ठीक है? तो अभी आजकल ऐसे इंजन हमारे देश में बंद हो गए, कहीं कहीं पे पहाड़ी इलाकों में अभी भी चल जाते हैं। इनको अभी रिप्लेस कर दिया गया डीजल इंजन से, और बाद में डीजल जो है वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट कम रह गया है, तो डीजल इंजन को भी धीरे धीरे हम रिप्लेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक इंजन से। समझ में आ गया कि नहीं? क्या, तो आपने देखा होगा जो हमारा नीम का थाना में रेलवे स्टेशन, उसमें भी ऊपर इलेक्ट्रिक लाइनें बिछी हुई हैं, और बिजली संचालित ट्रेनें भी चलती हैं। तो निकट भविष्य में सारी बिजली वाली ट्रेनें ही चला करेंगी, जब डीजल और कोयला बहुत ही कम रह जाएगा, ठीक? सो पुराने समय में क्या है, बहुत पहले क्या है, इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन। तो रेलवे इंजन में यूज किया जाता है स्टीम इंजन में, स्टीम बनती है, स्टीम से इंजन चलाया जाता है।
यूज्ड इन स्टीम इंजन इन शिप्स, जो बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं बच्चों, उसमें भी बड़े बड़े स्टीम इंजन लगाए जाते हैं, और स्टीम इंजन में भी कोयला जला करके ही क्या है, बिजली बनाई जाती है। ठीक है कि नहीं क्या? ओके, उसके बाद क्या है, यूज्ड फॉर मेकिंग कोक, कोल टार, कोल गैस। बच्चों ये तीन ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कोयले से बनते हैं। कोक, कोक हमारा रिफाइंड फॉर्म है कोयले का, इसको जलाने से क्या है, धुआं नहीं निकलता। कोयला को जलाते हैं तो गंदा गंदा धुआं निकलता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, जबकि कोक में धुआं नहीं निकलता, अच्छा इसमें हीट मिलती है और धुआं कम होता है। तो कोयले से ही कोक बनाया जाता है। कोक के बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। ये लगभग लगभग प्योर है, 99.9% प्योर कार्बन होता है कोक। आगे देखेंगे कोक के यूजेस क्या है। कोल टार, कोल टार होता है बच्चों डामर, सड़कें बनाई जाती है इससे। रोडी वगैरह जो होती है ना, ग्रेवल कंकड़, उसको डामर में मिक्स करके सड़कों पे बिछा देते हैं, और फिर उससे जो रोड रोलर होता है उसको प्रेस करके सपाट बना देता है। तो कोल टार डामर बनता है कोयले से। उसके बाद कोल गैस, कोल गैस जो है ये गैसीय मिश्रण है, इसको जलाने से क्या है, बढ़िया तरीके से जल करके ब्लू फ्लेम निकलती है, बिना धुआं वाली फ्लेम। तो ये एक अच्छा गैसेस फ्यूल है, इंडस्ट्री में बहुत काम आता है। तो इनके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं उद्योग जगत में, इंडस्ट्रीज में। कौन कौन सी चीज़ें, कोक, कोल टार एंड कोल गैस। उसके बाद बच्चों हमारे जो पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जहाँ पे पानी से टरबाइन घुमा करके बिजली बनाई जाती है, बहते पानी से। ठीक है कि नहीं? ऐसे केसेस, ऐसे पावर प्लांट्स डैम पे बनाए जाते हैं, डैम के पास। दूसरा होता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल मतलब होता है हीट एनर्जी, तो थर्मल पावर प्लांट में बच्चों वही बिल्कुल स्टीम इंजन वाली जैसी प्रिंसिपल है। बड़े बड़े बॉयलर्स में पानी उबाला जाता है, कोयले को जला करके पानी से स्टीम बनाई जाएगी, और स्टीम से फिर क्या है, टरबाइन घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इस प्रकार का पावर स्टेशन जहाँ पे कोयला जला करके बिजली बनती है, इसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। समझ में आ गया? प्रदूषण हालांकि बहुत होता है, लेकिन अधिकतर बिजली हमारे देश में थर्मल पावर प्लांट से ही बनती है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, और उद्योग जगत में खूब सारे इसके वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है। इंडस्ट्री में तरह तरह से कोयला यूज होता है। तो समझ में आ गया? चलिए, तो ये था हमारा कोल क्या होता है, एंड कोयले के अलग अलग क्या क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो कोयला है ना, इसको हमने चार अलग अलग भिन्न भिन्न वेराइटीज में डिवाइड किया है। तो कोल, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज। ये चार भिन्न भिन्न प्रकार की जो वेराइटीज है, नस्लें हैं, कौन कौन सी हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कोयले के अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना है। जितना ज्यादा कार्बन का परसेंट होगा, क्योंकि कार्बन ही जलेगा कोयले के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो जितना कार्बन का प्रतिशत होगा, परसेंटेज होगा, उतना ही कोयला बेटर वैरायटी का माना जाता है, उतना ही ज्यादा हीट देगा, उतना ही कड़क माना जाएगा। ठीक, तो कोयला अच्छा वो जो कम वजन में ज्यादा हीट देता हो, समझ में आ गया, जल्दी से जल जाता हो, नमी कम हो। तो देयर आर 4 वैरायटीज ऑफ कोल। तो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नेम द 4 वैरायटीज ऑफ कोल एंड विच वन हैज द हाईएस्ट कार्बन परसेंटेज। कोल की 4 वैरायटीज कौन सी हैं, और सबसे अधिक जो कार्बन का प्रतिशत है वो किस में पाया जाता है। ठीक, तो चलिए, तो 4 मेन वैरायटीज कोल की बच्चों है। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पीट। ओके, एंथ्रासाइट बच्चों देखो शुरू में ए लिखा है, ए ग्रेड का कोयला है, तो इसमें समझो इसको ए ग्रेड मिला हुआ है, और ए ग्रेड मतलब 90% से ऊपर कार्बन प्रतिशत है, तो 95-96% तक भी कभी कभी कार्बन चला जाता है। नमी बिल्कुल कम होती है, हार्ड कड़क कोयला है, इमीडिएटली आग में डालती जलने लगता है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी देता है, बेस्ट वैरायटी है कोयले की। थर्मल पावर प्लांट्स में अधिकतर ये एंथ्रासाइट यूज होता है। तो देखो नीचे मैंने लिखा भी है, अमंग दीज एंथ्रासाइट हैज द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, इट इज हार्ड एंड हैज वेरी लेस मॉइस्चर। सबसे ज्यादा कार्बन प्रतिशत एंथ्रासाइट में है, हार्ड है, और क्या है, इसमें नमी बहुत ही कम है, और इसलिए बेस्ट क्वालिटी माना जाता है ये। दूसरे नंबर पे है बिटुमिनस, दूसरे पे क्या है, बिटुमिनस, ये बी ग्रेड का कोयला है। ठीक है, और इसमें कार्बन का परसेंट लगभग 80% के आसपास है। ठीक है, अभी देखो ए ग्रेड 90% प्लस, बी ग्रेड 80 के आसपास। अब देखो बी लिखते हैं तो बच्चों देखो बी में 2 घुंडी लग रही है ऐसे करके, और ये बी जो है इसकी शक्ल ऑलमोस्ट 8 के जैसी दिख रही है। देखो 8 में भी 2 घुंडियां हैं, समझ में आ गया? तो बी से रिश्तेदारी है ना 8 की, एक जैसे हैं, तो बिटुमिनस 80%। इसके बाद हमारा लिग्नाइट है। अब इस एल को यदि मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूं, तो एल को घुमा दे तो 7 के जैसा लगता है, उल्टा कर दूंगा एल तो देखो 60 से 70, तो 70 और 70 से नीचे 70 के आसपास ये लिग्नाइट। और पीट, पीट होता है सबसे पिटा हुआ क्वालिटी का कोयला, सबसे पिछड़ा हुआ,
और इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है कितना है, लगभग 40 से 60% है। ये तो ऑलमोस्ट 5% ही हुआ, थर्ड क्लास कोयला है। ये बिल्कुल सॉफ्ट पाउडरी होता है, भुरभुरा होता है, नमी खूब है, खूब सारा धुआं देता है, जलता नहीं है आसानी से, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इसमें। समझ में आ गया कि नहीं? सस्ता भी होता है और काफी सारा पोल्यूशन होता है। तो ये चार मेन वैरायटी समझ में आ गया। एंथ्रासाइट, द कार्बन परसेंटेज इज मोर देन 90%, मॉइस्चर सबसे कम है, कड़क है, आसानी से जलेगा, बहुत सारी हीट एनर्जी देगा, बेस्ट क्वालिटी। दूसरा बिटुमिनस, उससे थोड़ा कमजोर क्वालिटी है, 80% कार्बन परसेंटेज है। अगला लिग्नाइट और पीट जो है थोड़े से और कमजोर है, ये इसमें नमी ज्यादा होगी, आसानी से जलेंगे नहीं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज करेंगे। तो इसी लिहाज से पीट और लिग्नाइट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते। तो पीट तो ऑलमोस्ट ब्राउनिश कलर का दिखता है, ब्लैक भी नहीं दिखता, ठीक है कि नहीं क्या? चलिए उसके बाद ये मैं पहले बता चुका हूं, विच सब्सटेंस इज नोन एज ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड के नाम से क्या चीज जानी जाती है? कोल। क्यों? रीजन भी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस, दुनिया भर के इसके अलग अलग प्रकार के यूजेस हैं, इस कारण से हम कोयले को ब्लैक डायमंड के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या? हाउ वॉज कोल फॉर्म? बच्चों कोयला बना कैसे था? ठीक है, एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन कॉल्ड? और कोयले के जो बनने की जो प्रक्रिया है इसको कहते क्या है? ठीक, चलिए बच्चों मैं बता चुका हूं, कोयला इज मेनली कार्बन, और कार्बन बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सबकी बॉडी में होता है। ठीक है ना? तो प्लांट्स में खूब ज्यादा होता है, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जो भी अपना भोजन बनाते हैं वो स्टार्च के रूप में बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन होता है, कूट कूट के भरा होता है। ठीक, अब समझते हैं कोयले बनने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, बच्चों 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन होता है 10 लाख ईयर्स, तो 10 लाख में कितने 6 जीरो हो जाएंगे, तो 300 के आगे बच्चों अगर हम 6 जीरो और लगा दें तो 3 के आगे कितने जीरो हो गए? 8 जीरो हो गए। इसका मतलब हो गया 30 करोड़ साल पहले चले हम। समझ में आ गया? तो लगभग 30 करोड़ साल पहले बच्चों धरती जो थी ना, धरती हमारी, उसके ऊपर बहुत घने जंगल थे। समझ में आ गया? और ये जंगल कहाँ पाए जाते थे? ये पाए जाते थे बिल्कुल निचले इलाकों में, जहां पे हमेशा पानी भरा रखा रहता था, दलदली इलाका था, हमेशा नमी रहती थी, पानी रहता था, खूब बारिश होती थी। तो क्योंकि धरती का सतह उबड़ खाबड़ थी बहुत ज्यादा, ठीक है, तो जो भी निचले इलाके होते थे उनमें पानी भरा रहता था, वो इलाके दलदली वेटलैंड्स कहलाते थे, और नमी होने के कारण वहां खूब ज्यादा घने जंगल हुआ करते थे। ठीक है, नंबर वन। उसके बाद क्या? अब उसके बाद कई प्रकार की नेचुरल घटनाएं हुई धरती पे, कई प्रकार के प्राकृतिक जो डिजास्टर्स बोलते हैं ना, जिसमें लैंडस्लाइड हो जाते हैं, पहाड़ों का भूस्खलन। अभी आपने देखा होगा जयपुर में क्या हुआ, ऐसा लैंडस्लाइड हुआ, एक पहाड़ी का बड़ा सारा हिस्सा धंस गया, डैम फूट गया, तो बहुत सारी जगह पे पानी भर गया। पिछले कुछ दिनों की बात है, हफ्ते भर पहले की। ठीक है, बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, भूकंप आ जाता है। तो इन सब के कारण क्या होता है, लैंडस्लाइड में या फिर भूकंप में, बाढ़ में क्या होता है? बाढ़ में तो क्या बहुत सारी मिट्टी कट जाती है, इधर से उधर पेड़ गिर जाते हैं, बह जाते हैं। लैंडस्लाइड्स में नॉर्मली पहाड़ी इलाकों में होता है, जहाँ पे पहाड़ का बहुत बड़ा सारा हिस्सा धंस जाता है, और उसके ऊपर जो भी जंगल के जंगल होते हैं वो सब दब जाते हैं मिट्टी में, मलबे में। समझ में आ गया? तो अर्थक्वेक्स जो होते हैं, हमारे भूकंप होते हैं, उसमें भी मिट्टी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है कि नहीं? क्या पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है नॉर्मली। ठीक है, तो हुआ ये क्या, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 30 करोड़ साल पहले क्या है, धरती के ऊपर घने जंगल थे, डेंस फॉरेस्ट थे। कहां पर? इन द लो लाइंग वेटलैंड्स, जहां पे नमी बहुत ज्यादा होती है, पानी से भरे हुए लो लाइंग कीचड़ वाले इलाके, खूब ज्यादा घने जंगल थे। फिर क्या हुआ? दीज गॉट बरीड, ये दब गए जंगल। कैसे दबे? डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट, धरती की जो ऊपर की सतह है उसको क्रस्ट बोलते हैं, उस सतह के बहुत नीचे गहराई में दब गए। कैसे दब गए? किसी ने गड्ढा खोद के नहीं दबाया, अपने आप दब गए। क्यों दबे? ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, कुछ प्राकृतिक प्रोसेसेस, घटनाएं हुई, जैसे कि लैंडस्लाइड, भूस्खलन होता है, बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक्स, भूकंप आ जाना, इनके कारण क्या हुआ, वो बहुत गहराई में दब गए। और जैसे जैसे समय बीता तो क्या हुआ, उनके ऊपर बहुत सारा मलबा, मिट्टी का ढेर जमा होता गया, होता गया, होता गया। ठीक है, सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक क्या हुआ, मोर एंड मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, उनके ऊपर खूब सारी मिट्टी की परतें जमा होती गई। ड्यू टू हाई प्रेशर दे सैंक डीपर एंड डीपर, अब इतना सारा मलबा मिट्टी के नीचे दब जाएंगे तो दबाव लगेगा वजन के कारण, तो और ज्यादा गहराई में चले गए, चले गए, दब गए, और दबने के कारण वो हार्ड हो गए। समझ में आ गया? अब क्योंकि इतनी मलबे में दब गए तो नीचे एयर तो मिली नहीं, उनको ऑक्सीजन तो मिली नहीं, तो गहराई में दबने के कारण उनका तापमान बढ़ते गया, प्रेशर बढ़ते गया, लेकिन एयर नहीं मिली। तो एयर के अभाव में हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण उनमें कुछ केमिकल परिवर्तन हुए, और धीरे धीरे वो ब्लैक कलर का होकर के उन्होंने कार्बन का रूप ले लिया, चट्टान का रूप ले लिया, और यही ब्लैक कलर की चट्टान अंत में क्या कहलाया? कोयला कहलाया। तो देखो, जैसे जैसे गहराई में पहुंच गए धरती के सतह के नीचे, द टेम्परेचर ऑल्सो स्टार्टेड राइजिंग, क्योंकि नीचे गहराई में जाने से तापमान बढ़ता है बच्चों।
ठीक है ना, क्योंकि नीचे फिर मोल्टन मैग्मा लावा आता है, तो तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया धीरे धीरे। व्हेन दीज डेड प्लांट्स वर एक्टेड अपॉन बाय हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, और जब क्या है इन डेड प्लांट्स पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगा, तापमान लगा, तो क्या हुआ, दे वर ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू ए हार्ड ब्लैक मास नोन एज कोल। ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, बहुत लंबा समय लगा, करोड़ों सालों का समय लगा, ठीक है। तो धीरे धीरे बच्चों ये जो डेड बॉडीज है प्लांट्स की, ये कन्वर्ट होती गई एक हार्ड, कठोर, ब्लैक कलर का जो चट्टानी रूप ले लिया उन्होंने, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोयला बोलते हैं, ठीक है। इट मेनली कंटेन्स कार्बन, और मेनली क्या होता है इसके अंदर, कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल है, कैपिटल सी उसका सिंबल है, 6 नंबर पे आता है ये लिस्ट में, आपको एलिमेंट्स के सिंबल मैंने पहले सिखाए थे, ठीक है। और ये जो प्लांट्स हैं इनकी डेड बॉडीज से लंबे समय तक दबे रहने के कारण, हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण, जो इनकी डेड बॉडीज है प्लांट्स की, इसका धीरे धीरे क्या है ब्लैक होकर के कोयले में बदल जाना, ये कहलाता है कार्बोनाइजेशन। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, कार्बोनाइजेशन। कार्बनीकरण मतलब कार्बन में बदल जाना, समझ में आ गया। तो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन, समझ में आ गया, जो दबी हुई वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, उससे स्लोली धीरे धीरे हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण जो कोयला बन जाता है, इस प्रक्रिया को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल नोन एज कार्बोनाइजेशन, कार्बन बनने की प्रक्रिया। प्रेजेंटली, और आज बच्चों हमारा जो इंडिया है उसके कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कोयले की खानें पाई जाती है, उन खानों से माइनिंग की जाती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बहुत सारे मजदूर काम करते हैं कोयले की खदानों में, और वहाँ से कोयला निकाल के बाहर, खोद करके बाहर निकाला जाता है, और फिर ये जो मालगाड़ियाँ हैं उसके माध्यम से हमारे देश में अलग अलग स्थानों पे थर्मल पावर प्लांट्स में पहुँचाया जाता है, और वहाँ पे फिर इससे बिजली बनाई जाती है, और भी जगह जगह इंडस्ट्रीज में भी पहुँचाया जाता है, समझ में आ गया। तो प्रेजेंटली कोल इज डग आउट फ्रॉम कोल माइंस। हमारे देश में बच्चों कोयला जो होता है रिचली कहाँ कहाँ पाया जाता है, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ओडिशा हो गया, वेस्ट बंगाल, ये कुछ ऐसा है जहाँ पे कोयले की माइंस प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, ठीक है, कोल बेल्ट कहलाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये तो क्या था बच्चों, कोयला बना कैसे, ठीक है ना, बहुत लंबा समय लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बताओ, हाउ आर वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, लिस्ट यूजेस ऑफ ईच। बच्चों अब देखो कोयला जो है ना, कोयला अगर हम सीधा खुदाई करके बाहर निकाल लें तो हार्ड स्टोनी मास है, और उसको सीधा ही जलाएंगे ना, भाई ईंधन है तो जलाना तो पड़ेगा, सीधा जलाएंगे ना तो आसानी से आग नहीं पकड़ता, और बहुत बहुत पोल्यूशन होगा, गंदी गंदी पोल्यूशन वाली गैसेस निकलेंगी, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तो हम बच्चों क्या करते हैं, इस कोयले को हम कुछ तरीके के द्वारा किसी दूसरे अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोयले से 2-3 प्रकार की अच्छी अच्छी चीजें निकल जाती हैं, तो कैसे निकलती है वो देखेंगे, और फिर बाद में वो जो अच्छी चीजें निकलती हैं उनके यूजेस क्या हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो हाउ आर वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, कोयले से अलग अलग प्रकार के जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, कैसे मिलते हैं, एंड लिस्ट यूजेस ऑफ ईच। तो 3 मेन प्रकार के, 4 हैं अलग अलग चीजें वैसे तो बच्चों होता क्या है देखते हैं ध्यान से। कोयले को ये हम सीधा एयर के प्रेजेंस में जलाएंगे तो बहुत सारी गंदी गंदी काला काला धुआं निकलेगा, उसमें नॉर्मली सल्फर और नाइट्रोजन फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स होते हैं, भयंकर पोल्यूशन होगा, ठीक। हम चाहते हैं कि पोल्यूशन नहीं हो, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एयर के प्रेजेंस में सीधा इसको जलाएंगे नहीं, लेकिन एयर के एब्सेंस में हीट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बड़ी सारी ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में हमने कोयला डाल दिया चूरा करके, उस टेस्ट ट्यूब के ढक्कन को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और उस ढक्कन में छेद करके एक छोटा सा ट्यूब निकालेंगे, यू शेप का ट्यूब निकालेंगे, और दूसरा एंड जो यू शेप का ट्यूब है उसको बीकर में डाल देंगे, और किस में डाल देंगे, बीकर में डालने के बाद पानी में डुबो देंगे उसको, ठीक है, बीकर को पानी से भर देंगे। अब क्या होगा, इस पहली वाले ट्यूब को जिसमें हमने कोयला लिया हुआ है पाउडर फॉर्म, इसको स्ट्रांगली हीट करना है। अब क्योंकि टेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर हल्का सा हीट करते एयर बाहर निकल जाएगी एक्सपैंड करके, तो उसके अंदर एयर नहीं बचेगी, ढक्कन तो बंद है उसका, तो एयर के एब्सेंस में यदि हम कोयले को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली गर्म कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं, तो बच्चों एयर चाहिए जलने के लिए, एयर हम दे नहीं रहे, तो कोयला जलेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर जो नमी है, कई प्रकार की चीजें हैं जिनको गर्म करने से वो इवेपोरेट हो जाएंगे, तो कई जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, जो कि धुआं बनाने वाले सब्सटेंसेज हैं, वो इवेपोरेट होकर निकल जाते हैं बाहर, और वो जो भी गैसेस निकलेगी, गैसीय मिश्रण, उसको हम पानी के अंदर छोड़ देते हैं। अब पानी के अंदर छोड़ने के कारण कुछ तो हिस्सा है उन गैसेस का वो पानी में घुल जाता है,
जो हिस्सा पानी में घुल जाता है तो जो भी सॉल्यूशन बनेगा घुलने के बाद में वो कहलाता है अमोनिकल लिक्कर। क्या कहलाता है? अमोनिकल लिक्कर। कुछ हिस्सा है वो गैस का बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाता है, जो पानी में नहीं घुलती गैसेस, तो वो गैसेस का मिश्रण जो होता है वो कहलाता है कोल गैस। इसमें नॉर्मली हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है कि नहीं क्या? ये कुछ दो मेन गैसेस है, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है कि नहीं क्या? कोल गैस, ठीक है। थोड़ा बहुत मीथेन भी हो सकती है, ठीक। उसके बाद नीचे पानी के अंदर जो मैंने ट्यूब डाली हुई थी ना, पानी के अंदर नीचे बच्चों ब्लैक कलर का चिपचिपा ऑयली मास रह जाता है, जिसको डामर बोलते हैं, कोल टार। तो टार मतलब होता है चिपचिपा सब्सटेंस, ठीक है। तो ये भी मिल जाएगा हमको बीकर के अंदर, ठीक है। और जहां पे हमने कोयला लिया था पाउडर फॉर्म में, उस कोयले को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एयर के एब्सेंस में हीट करेंगे तो वहां पे ब्लैक कलर का सॉफ्ट मास मिलेगा, जिसको हम कोक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोक। अब इस कोक को जलाएंगे ना तो धुआं नहीं निकलेगा बच्चों, तो धुआं कॉज करने वाली चीज ही होता है कोल्टार होता है। ये तो निकल चुका पहली बार डामर, तो हमने इसको एक तरह से प्यूरिफाई कर लिया, समझ में आ गया? तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें हमने कोयले को स्ट्रांगली हीट किया एयर के एब्सेंस में, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अच्छा, डिस्टिलेशन क्या चीज होती है? तो डिस्ट्रक्शन तो होता है गर्म करके तोड़ फोड़ देना, बर्बाद कर देना। डिस्ट्रक्शन तो कर दिया कोयले का, अब कोयला तो बचा नहीं, तो उसके क्या हिस्से मिल गए? 4 हिस्से मिल गए। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान से समझना। अगर हमारे पास कोई भी एक चीज है लिक्विड, तो पहले तो मैं लिक्विड को स्ट्रांगली गर्म करूं, गर्म करूंगा तो उबल जाएगा, और ज्यादा गर्म करूंगा तो उबल के वेपर्स बन जाएगा। वेपर बन गया जी। अब इस वेपर को अगर मैं वापस ठंडा करूंगा तो कंडेंस होकर के वापस लिक्विड बन जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को डिस्टिलेशन कहते हैं। क्या होता है डिस्टिलेशन? पहले किसी लिक्विड को गर्म करके वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना, फिर वेपर्स को वापस ठंडा करके वापस लिक्विड में बना लेना, ये प्रक्रिया डिस्टिलेशन कहलाती है। तो हुआ यहां पे क्या? हमने कोयले को स्ट्रांगली गर्म किया एयर के एब्सेंस में, तो उसमें से बहुत सारी गैसेस निकली, वेपर्स निकली। वो वेपर्स को तो पहले बाहर निकाल लिया, फिर उसमें से कुछ को ठंडा करके पानी के अंदर डाल करके जो कंडेंस हो गया वो तो वहीं रह गया, और बाकी बचा कुछ गैस के रूप में बाहर निकल गया। तो ये प्रक्रिया कहलाती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। समझ में आ गया? कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और इसके 4 मेन प्रोडक्ट्स हैं। कोक मिलता है, उसी टेस्ट ट्यूब में बच जाता है, ब्लैक कलर का मास हार्ड। उसके बाद कोल गैस मिलता है, ये गैसेस का मिश्रण है, ईंधन के रूप में यूज करते हैं इंडस्ट्री में। उसके बाद कोल टार हमको डामर मिल जाता है, सड़क बनाने का काम में आता है, ये चिपचिपा गाढ़ा ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। और अमोनिकल लिक्कर है, ये नॉर्मली अमोनिया और वाटर का मिश्रण है। अमोनिया गैस होती है NH3, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखेंगे ये जो 4 मेन प्रकार की चीजें मिली हैं, इनके यूजेस क्या क्या है। तो यूजेस ऑफ वेरियस फ्रैक्शंस, आपको अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट यूजेस ऑफ कोक, यूजेस ऑफ कोल गैस, यूजेस ऑफ कोल टार एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कोक जो है उसका यूजेस। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ये कोक ही है। कोक काफी टफ होता है, ब्लैक कलर का छिद्र युक्त पोरस सब्सटेंस है। पोरस कैसे हो गया? जैसे आपने देखा होगा, आपने बाटी खाई होगी, बाटी हार्ड होती है, और अगर हम ब्रेड बना दें उसी आटे का, तो ब्रेड क्या होती है? सॉफ्ट होती है, छिद्र होते हैं ना अंदर बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक। टोस्ट देखा होगा आपने, टोस्ट, टोस्ट में क्या फर्क है? टोस्ट जो होता है उसके अंदर बारीक बारीक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो बस कोयले और कोक में फर्क है। कोयला कोयला जो होता है वैसे हार्ड है, उसमें कोई छिद्र नहीं होते, और कोक जो होता है पोरस मटेरियल है, छिद्र युक्त है ये, ठीक है। तो टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक कलर का हार्ड सब्सटेंस है, पोरस है, छिद्र युक्त है, एंड ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और कार्बन का ये ऑलमोस्ट विशुद्ध प्योर रूप है, लगभग 99.9 या 100% प्योर कार्बन है, ठीक। अब इसके यूजेस देख लेते हैं क्या क्या है। इट इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल, उद्योग जगत में ये ईंधन के रूप में यूज होता है। यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर गैस। बच्चों, जो हमारा कोक है, इस कोक की मदद से 2 अलग अलग प्रकार के गैसीय मिश्रण बनाए जाते हैं, और इनको ईंधन के रूप में यूज करते हैं इंडस्ट्री में। तो देखो, दोनों ही गैसेस में एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमन है, तो इधर CO, C कैपिटल O कैपिटल, इधर भी कार्बन मोनोऑक्साइड है और इधर भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, समझना ध्यान से। अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस मिक्सअप कर दें तो ये मिश्रण कहलाता है वाटर गैस। वाटर का फॉर्मूला H2O है ना, तो वाटर वाले में से H2 लेना है, ठीक है कि नहीं क्या? और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण मिला दें तो ये कहलाता है क्या? प्रोड्यूसर गैस। और ये दोनों ही बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल गैसियस फ्यूल हैं, ईंधन है, इंडस्ट्री में, उद्योग जगत में बहुत यूज होता है। तो ये दोनों ही जो गैसेस ईंधन किसकी मदद से बनते हैं? कोक की मदद से बनते हैं, समझ में आ गया? तो देखो, यूज एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल, यूज टू प्रोड्यूस वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। तो बच्चों, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट कंपोजिशन ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस किन किन का मिश्रण? तो आप क्या लिखेंगे? वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
इसी प्रकार से अगर पूछा बच्चों व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आ गया? तो ध्यान रखेंगे इसका, ये दोनों इंडस्ट्रियल फ्यूल्स हैं। ठीक, थर्ड हमारा पॉइंट है यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। बच्चों मेटलर्जी होता है धातु कर्म। मेटलर्जी क्या होता है? धातु कर्म। हमारे बहुत सारे ऐसे खनिज होते हैं, कंपाउंड्स हैं, जिनको हम धरती के अंदर से खोद करके निकालते हैं। ठीक है, अब उन कंपाउंड्स से, मिनरल्स से किसी न किसी धातु को पाना, मेटल को निकाल बाहर करना, ये मेटलर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है? सो व्हाट इज मेटलर्जी? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट एनी मेटल फ्रॉम सम मिनरल इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट चीज, सपोज हमने खुदाई की, एग्जांपल ले लेते हैं लोहा। लोहा बच्चों जमीन के अंदर कई अलग अलग कंपाउंड्स के रूप में पाया जाता है। आयरन का कार्बोनेट हो सकता है, आयरन का सल्फाइड हो सकता है, आयरन का ऑक्साइड हो सकता है। तो सबसे ज्यादा कॉमन है आयरन ऑक्साइड, जंग जिसको बोलते हैं ना, आयरन ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इसको हेमिटाइट और भी कहा जाता है, खनिज है एक। तो हमने आयरन बहुत सारा खोद लिया जमीन में से, उसका फॉर्मूला है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। अब Fe2O3 में से हमको लोहा निकालना है, तो Fe2O3 जो हमारा कंपाउंड है उसमें से क्या बाहर करना है? लोहा बाहर करना है। ठीक है ना, तो Fe2O3 में से O हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं आयरन ऑक्साइड Fe2O3 को कोक के साथ रिएक्ट करवा दूं, किसके साथ? कोक के साथ, तो कोक का जो कार्बन है वो ऑक्सीजन को छीन लेता है और सिर्फ पीछे आयरन बच जाएगा। तो ऑक्सीजन हटने से जो हमारा मेटल ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा किसमें? आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये प्रक्रिया क्या है? मेटलर्जी है। तो आप शॉर्ट में याद रख लेंगे, ज्यादा रिएक्शंस में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो मेटल के कंपाउंड्स है उससे मेटल प्राप्त करने का जो विधि है उसमें ये बहुत जगह काम आता है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो मेटल का जो ऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन छीन ले और उससे हमको मेटल दिलवा दे। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड से आयरन मिल जाएगा। तो इंडस्ट्री में, मेटलर्जी में, धातु कर्म में बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज है। उसके बाद यूज इन टायर इंडस्ट्री। बच्चों आपने कभी गौर किया है कि आपके जितने भी गाड़ी मोटर के टायर्स होते हैं ब्लैक ही क्यों होते हैं? गोरे चिट्टे व्हाइट ब्लू ग्रीन क्यों नहीं थे? कितना मजा आता अगर कलरफुल होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमको जो रबर मिलता है टायर बनाने के लिए वो नेचुरल रबर होता है, और नेचुरल रबर काफी सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, ठीक, पिलपिला होता है। उसको हार्ड बनाने के लिए, उसको रफ एंड टफ बनाने के लिए उसमें बहुत सारा कार्बन मिक्सअप करके हीट कर दिया जाता है। तो कार्बन को फिलर के रूप में यूज करते हैं जो उसको हार्ड करता है, और हार्ड करने के बाद में वो आसानी से घिसता पिटता नहीं है, टूटता नहीं है, वजन झेल सकता है, और उसकी मदद से फिर टायर्स और ट्यूब्स बनाए जाते हैं। हवा भरने से फूटेगा भी नहीं जल्दी से। ठीक है, तो इट इज यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री। समझ में आ गया? तो कोक जो होता है वो टायर इंडस्ट्री में यूज होता है। इट इज मिक्स्ड विद रबर टू हार्डन इट, और रबर के साथ मिलाकर इसको क्या बना देते हैं हम? हार्ड बना देते हैं, कठोर बना देते हैं, जिससे कि आसानी से वो घिसते नहीं है टायर। ठीक है, अगला, इट इज यूज फॉर मेकिंग कैल्शियम कार्बाइड। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कैल्शियम कार्बाइड, फॉर्मूला इसका है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। और ये जो कैल्शियम कार्बाइड है इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस बनाई जाती है, एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस है ये? एसिटिलीन गैस है। तो ये कोक की मदद से बनाई जाती है। तो इट इज यूज फॉर मेकिंग कैल्शियम कार्बाइड विच इज यूज टू प्रिपेयर एसिटिलीन गैस। ये एसिटिलीन गैस बच्चों वेल्डिंग के काम में आती है। जब भी हम वेल्डिंग वगैरह करते हैं ना, गैस वेल्डिंग, तो वहां पे हमको तापमान लगभग 2.5 से 3,000 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। इतना हाई टेम्परेचर हम नॉर्मल आग से नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में गैस वेल्डिंग के लिए, जहाँ पे धातुओं को या फिर पीतल वगैरह हो गया, जो अलॉयज है उनको पिघलाना, तो वहां पे एसिटिलीन गैस के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस गैस को जलाया जाता है। बड़े बड़े सिलेंडर्स में आती है। तो एसिटिलीन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड चाहिए, जो कि किसकी मदद से बनता है? कोक की मदद से बनता है। तो बच्चों मैंने यूजेस बहुत सारे लिखा दिए, 3-4 आपको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो कोक का कलर जैसे कि मैंने बताया ब्लैक है। ठीक है, अब जितनी भी प्रिंटिंग इंक है वो सारी की सारी किससे बनती है? कोक से बनती है। इसके अलावा जो कार्बन पेपर है वो भी किससे बनता है? कोक से बनता है। देखा होगा आपने, दुकानों में जाते हैं बिल वगैरह फाड़ते हैं तो एक बिल के नीचे एक और कार्बन लगा के उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकालते हैं। तो जो कार्बन पेपर होता है ब्लैक कलर का, वो कोक से बनता है। उसके अलावा क्या बताया ना, प्रिंट करने वाले जितने भी इंक्स हैं, लेजर प्रिंटर की इंक होगी पाउडर के फॉर्म में आती है, भी क्या होता है? कोक का ही पाउडर फॉर्म है। समझ में आ गया? तो ये हमारे हो गए दुनिया भर के यूजेस किसके? कोक के। और कोक क्या है? ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, अगला हमारा जो सेकंड फ्रैक्शन है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का, वो है कोल गैस। क्या है? कोल गैस। तो कोल गैस क्या है बच्चों? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बच्चों 3 अलग अलग गैसेस का मिश्रण है। सबसे ज्यादा मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और साथ में क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो वैसे इसको सूंघना नहीं चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है, जलाने के लिए बहुत अच्छा है ये मिश्रण। ठीक है, तो कहाँ काम में लाते हैं इसको नॉर्मली? इट इज यूज इन स्ट्रीट लाइटिंग, गली मोहल्लों में,
अगर रोशनी करनी है तो इसको कोल गैस को जला करके हम क्या कर सकते हैं, उजाला कर सकते हैं गलियों में। एंड यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल, और इसको हम क्या है उद्योग जगत में, इंडस्ट्रीज में भी ईंधन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, कोल गैस। तो इसका मिश्रण याद होना चाहिए, मिथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है। ठीक, चलिए उसके बाद हमारा कोल टार, बताया जो था मैंने, डामर होता है। सो कैसा दिखता है ये, आपने देखा होगा डामर चिपचिपा गाढ़ा ऑयली मास होता है। तो इट इज ए थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड कंटेनिंग मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चे होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके बने हुए कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये गाढ़ा गाढ़ा ब्लैक कलर का थिक ऑयली लिक्विड है, जो कि जिसमें लगभग 200 प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो मेनली 5-6 एलिमेंट्स के बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। नॉर्मली ये कार्बन कंपाउंड्स, ये एलिमेंट्स के कंपाउंड्स होते हैं ये। ठीक है, 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसमें। और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम बता दूं मैं, बेंजीन, टोलीन, बच्चों यू साइलेंट है, टीओटो, एलियन, लीन, टोलीन, नेफ्थलीन, एनिलीन, फिनॉल। हाँ, तो नेफ्थलीन बच्चे होता है कपूर की गोली। आपने देखा होगा गोल गोल सफेद सफेद बॉल्स आती है जो ऊनी कपड़ों के अंदर रख देते हैं, जिससे कि कीड़े भाग जाते हैं, कीड़े नहीं खाते कपड़ों को। ठीक है, टोलिन। ऐसी ये फिनॉल है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एनिलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, तो ये हमारे सारे के सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये किस में होते हैं, कोल्टा डामर के अंदर होते हैं। 200 से ज्यादा, मैंने तो कुछ के एग्जाम्पल दिए। कहाँ का काम आता है डामर, कोल्टार? तो कोल्टार इज यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, एक तो सड़क की सरफेस बनाने के काम में आता है। उसके बाद जो कोल्टार होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलता है, टोलीन। क्या मिलता है? टोलीन, TOLUEN, टोलीन। इस टोलीन की मदद से बच्चों एक विस्फोटक सामग्री बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं TNT, ट्राई नाइट्रोटोलीन। समझ में आ गया? क्या बनाया जाता है? ट्राई नाइट्रोटोलीन। और ये एक एक्सप्लोजिव विस्फोटक सामग्री, बॉम्ब बनाते हैं इससे। समझ में आ गया? तो टोलीन इज यूज फॉर मेकिंग एक्सप्लोजिव्स, और एक्सप्लोजिव होता है विस्फोटक सामग्री, ट्राई नाइट्रोटोलीन। फॉर्मूला याद रखेंगे, तो ट्राई नाइट्रोटोलीन। चलिए उसके बाद क्या है, नेफ्थलीन, जो कि हमारा इंसेक्ट रिपेलेंट है, मॉथ रिपेलेंट है। तो इससे जो ऊनी कपड़े होते हैं इसमें नेफ्थलीन रख देने से क्या होता है, कीड़े भाग जाते हैं, उनको कीड़ा नहीं काटता, सिल्क या ऊनी कपड़े। तो नेफ्थलीन इज यूज्ड एज ए मॉथ रिपेलेंट, मॉथ होता है इंसेक्ट को दूर भगाने वाला, ये क्या है गोली होती है, टू प्रोटेक्ट वूलन क्लोथ। और ऊनी कपड़े जो होते हैं उससे सुरक्षित रह जाते हैं। मोस्टली ऊनी कपड़ों के लिए होता है ये। ठीक, सिल्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है बताओ, कोल्टार का, कंपाउंड्स कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल्टार आर यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, कोल्टार से कई प्रकार के ऐसे कंपाउंड मिलते हैं जिनको हम सीधे सीधे किस पे यूज कर सकते हैं, अ, अ, जिनको हम क्या है सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो कोल्टार जो होता है उससे कई प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, जो ऊपर लिखी गई है लिस्ट। एंड इसमें से कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं विच आर यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स। तो अधिकतर जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। नाइलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, नाइलॉन, टेरिलीन हो गया, उसके अलावा रेयन हो गया। तो ये कुछ ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद कई प्रकार की मेडिसिन भी इन्हीं कंपाउंड से बनती है। दवाइयाँ हो गई, डाइज, कलर्स जो होते हैं, रंगने के जो कंपाउंड्स होते हैं वो इनसे बनते हैं, परफ्यूम्स इनसे बनते हैं, प्लास्टिक्स इनसे बनते हैं, पेंट बनते हैं इनसे। तो ये अलग अलग प्रकार की यूजफुल चीजें होगी जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं, जो कि हमको डामर से मिलते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या कोल्टार से मिलते हैं। उसके बाद अगला है हमारा अमोनिकल लिक्कर। ये बच्चों मैंने बताया था कि जो भी गैसीय मिश्रण निकलेगा कोयले को एयर के एब्सेंस में स्ट्रांगली हीट करने से, उसको जब हम पानी में से गुजारेंगे तो कुछ हिस्सा उन गैसेस का पानी में घुल जाता है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट गैस है अमोनिया, और कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं। इनके पानी में घुलने से जो भी मिश्रण तैयार होगा, सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं अमोनिकल लिक्कर बोलते हैं। तो अमोनिकल लिक्कर, लिक्कर मतलब होता है लिक्विड। तो इट कंटेन्स अमोनिया एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अमोनिया भी है और साथ में क्या है, दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड्स घुले हुए हैं। ठीक है कि नहीं? क्या? एंड इट इज यूज टू मेक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। इसमें क्योंकि नाइट्रोजन कंपाउंड की मात्रा बहुत ज्यादा है, और नाइट्रोजन जो होता है बच्चों प्लांट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव एलिमेंट है, न्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन साइकिल हम पढ़ चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो सीधी बात है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो है ना, इन्हीं को हम क्या है कई प्रकार के फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी यूज करते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है व्हाट इज नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस क्या होती है, वेयर इज इट फाउंड? मैं बता चुका हूं बच्चों, नेचुरल गैस नॉर्मली क्या होती है, मिथेन ही होती है। तो नेचुरल गैस इज 95% मिथेन एंड द रेस्ट इज इथेन एंड प्रोपेन। तो मिथेन बच्चों एक कार्बन का कंपाउंड है, CH4। इथेन 2 कार्बन का कंपाउंड है, C2H6।
प्रोपेन 3 कार्बन का कंपाउंड है C3H8, समझ में आ गया। और इन तीनों का ही मिश्रण होता है नेचुरल गैस, जबकि मीथेन की मात्रा लगभग 90 से 95% है, और बचा कुछ 5% जो है वो इथेन और प्रोपेन है, बड़े वाले कंपाउंड्स, ठीक है, ज्यादा कार्बन वाले कंपाउंड्स। तो कहाँ मिलता है ये मैं बता चुका हूँ बच्चों। नेचुरल गैस के जो भंडार होते हैं ना, वो पेट्रोलियम डिपॉजिट के ऊपर मिलते हैं। जहां पे धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, उन्हीं के पेट्रोलियम के ऊपर ये जो गैस का भंडार है ये भी मिलेगा, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस के ऊपर, ठीक है। तो नेचुरल गैस इज 95% मीथेन एंड रेस्ट इज इथेन एंड प्रोपेन। इट इज फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट अबव द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, ठीक है। जो पेट्रोलियम के डिपॉजिट होते हैं, पेट्रोलियम के भंडार हैं, उन्हीं के ऊपर जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल गैस का भंडार भी होता है। तो इनको हम नॉर्मली जमीन के अंदर बड़े बड़े होल्स ड्रिल करके फिर इनको हम पंप आउट करते हैं और फिर हम इधर उधर भेजते हैं इनको रिफाइनिंग के लिए, ठीक है। चलिए, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, अभी हम देखेंगे। जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस जो कि मेनली मिथेन ही होती है, उसके यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज है, इट इज यूज एज ए गुड इंडस्ट्रियल फ्यूल, इट बर्न्स विद ए ब्लू स्मोकलेस फ्लेम। बहुत ही अच्छा ये एक औद्योगिक फ्यूल है, उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। और इससे जो भी लौ निकलती है, फ्लेम निकलती है, स्मोकलेस है, कोई धुआं नहीं निकलता, ब्लू कलर की ज्वाला या अग्नि निकलेगी इसको जलाने पर, ठीक। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज इन व्हीकल्स एज सीएनजी। बच्चों गाड़ी मोटर जो है ना, ऑटोमोबाइल्स, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, पेट्रोल डीजल से चलने वाले जो ऑटोमोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनको बैन कर दिया गया है। दिल्ली में ऐसा हुआ है, हैदराबाद हो गया, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, मुंबई, कोलकाता, ठीक है कि नहीं क्या। तो यहाँ पे सीएनजी आधारित जो हमारे गाड़ी मोटर हैं, व्हीकल्स है, वही चलते हैं। तो सीएनजी में कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, मतलब मिथेन ही है 95%, इसको कॉम्प्रेस करके सिलेंडर्स में भर दिया जाता है और यही सिलेंडर फिट कर दिया जाता है ऑटोमोबाइल्स में। तो इनमें अलग प्रकार का इंजन लगता है, सीएनजी इंजन, ठीक है। तो यूज इन व्हीकल्स एज सीएनजी। तो सीएनजी के रूप में जो हमारा नेचुरल गैस है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, इसको हम क्या है, सिलेंडर्स में भर देते हैं और फिर वहां से ये यूज होता है ऑटोमोबाइल्स में। तो ऑटोमोबाइल फ्यूल है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इससे पोल्यूशन नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है ना। यूज टू प्रिवेंट मैनी कंपाउंड्स लाइक, यूज टू प्रिपेयर मैनी कंपाउंड्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, ईटीसी। तो बच्चों जो हमारी नेचुरल गैस है, मिथेन मेनली, इससे कई प्रकार के हमारे यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किए जाते हैं। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, समझ में आ गया। CCl4, सी होता है कार्बन और Cl4 चार है ना, टेट्राक्लोराइड। CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, S2 माइनस होता है सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद हमारा क्लोरोफॉर्म है, ये बच्चों आपने सुना होगा, किसी पर्सन पेशेंट को यदि सपोज हमको कहीं पे ऑपरेशन वगैरह करना है तो चीरफाड़ करनी पड़ती है, और चीरफाड़ करने के लिए हमको क्या, उसके बॉडी का कोई पार्ट में कट लगाना पड़ेगा, कट लगाएंगे तो दर्द होगा, तो इसके लिए, और उसको हम लाइव दिखाएंगे काटते हुए तो चीखेगा, चिल्लाएगा, खून निकलेगा, दर्द होगा, कोई नहीं करवाएगा। तो ऐसे केसेस में पर्सन को क्या है, थोड़ा सा हम क्लोरोफॉर्म का डोज देते हैं इंजेक्शन या फिर स्मेलिंग के माध्यम से, तो बेहोश हो जाता है, उसको एनेस्थीसिया देना कहते हैं। और एक बार वो बेहोश हो जाएगा थोड़े समय के लिए, तो सेंसेशन जो होती है वो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद उसको चीर फाड़ करके ऑपरेशन करके वापस सिल दिया जाता है तुरंत ही। जब जगता है तब तक तो ऑपरेशन हो चुका होता है, समझ में आ गया। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है एनेस्थेटिक एजेंट है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के द्वारा ही दिया जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड CS2 एंड क्लोरोफॉर्म, ये बनाए जाते हैं किसकी मदद से, नेचुरल गैस मिथेन की मदद से। उसके बाद बच्चों मिथेन जो है ना, मिथेन गैस, उसको एयर के प्रेजेंस में अगर जला देना तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, लेकिन मेरे को जलाना नहीं है, मेरे को सिर्फ हीट करना है, एयर नहीं दूंगा मैं। तो अगर एयर के अभाव में, एयर के एब्सेंस में यदि हम इसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देना तो मिथेन टूट जाता है। फॉर्मूला है CH4, तो इसमें C अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, तो हमको एक तो कार्बन मिलेगा, तो सॉफ्ट पाउडरी मास मिलेगा कार्बन, जिसको हम लैंप ब्लैक या फिर सूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंप ब्लैक या फिर सूट, काजल बनता है इससे, ठीक। और टायर इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है, फिलर के रूप में बता चुका हूं मैं, ठीक है। और जो दूसरा कंपाउंड है, हमको दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा हाइड्रोजन गैस, समझ में आया। तो देखो इधर, मीथेन को जलाने से CO2 और वाटर बनता है, क्योंकि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, तो कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर जलेगा, हाइड्रोजन जलेगा तो वाटर बनेगा, लेकिन जला नहीं रहे हम यहाँ पे, एयर तो दे ही नहीं रहे। तो मीथेन व्हेन हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में हीट कर रहे हैं। तो मैं पहले बता चुका हूँ कंबशन के लिए 3 जरूरी कंडीशंस कौन कौन सी हैं, वो अगले चैप्टर में आएगा, सॉरी अभी तो बताया नहीं मैंने। किसी चीज को जलने के लिए एयर का प्रेजेंस बहुत जरूरी, बिना एयर के जलेगा नहीं। तो एयर के एब्सेंस में यदि हम इसको हीट कर दें, एयर के एब्सेंस में हीट कर दें, तो क्या होगा बच्चों, C और H अलग अलग हो जाता है, समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो कार्बन जो होता है
वो सॉफ्ट पाउडरी फॉर्म में मिलेगा, लैंप ब्लैक कहते हैं, और दूसरा मिलेगा हमको हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो लैंप ब्लैक इज यूज एज ए फिलर इन टायर इंडस्ट्री, और ये जो भी कार्बन का पाउडरी रूप है लैंप ब्लैक, इसको टायर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, काजल वगैरह भी बना सकते हैं इसे। एंड हाइड्रोजन गैस, और जो बच्चों हाइड्रोजन गैस है ना H2, उसकी मदद से बच्चों हम क्या है फर्टिलाइजर बनाते हैं। ठीक है, इसी हाइड्रोजन गैस को हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके पहले अमोनिया बनाते हैं NH3, अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके यूरिया फर्टिलाइजर बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, खाद है हमारे खेतों के लिए। ठीक है, तो मेनली हाइड्रोजन गैस का यूज है किसमें, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। और बच्चों हाइड्रोजन गैस को हम सीधे सीधे क्या है रॉकेट्स में भी यूज कर लेते हैं। समझ में आ गया क्यों कर लेते हैं रॉकेट? देखो हाइड्रोजन जो होता है बहुत ही हल्का ईंधन है, रॉकेट में भरने के कारण पहली बात तो क्या है इसका वजन बहुत कम होता है, नंबर एक। उसके बाद हाइड्रोजन गैस जो होती है, जितने भी हमारे धरती पे ईंधन पाए जाते हैं उसमें से सबसे एफिशिएंट ईंधन है। मतलब अगर 1 किलो ईंधन में अलग अलग प्रकार के जला लूं, 1 किलो, तो उससे जो एनर्जी निकलती है उसकी तुलना करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा ईंधन अच्छा है कौन सा बुरा। सबसे बेस्ट ईंधन हमारा हाइड्रोजन होता है। समझ में आ गया कि नहीं? का तो किसी ईंधन के 1 kg वजन को जलाने पर जो एनर्जी मिलेगी उसको उसका कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का जो होता है ना सबसे टॉप पे फर्स्ट नंबर पे आता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर का फ्यूल है हमारा वो CNG है। सेकंड नंबर का फ्यूल कौन सा है? CNG LPG है। ठीक है कि नहीं? क्या तो LPG का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है बच्चों 55,000 किलो जूल पर केजी। 1 kg ईंधन जलाने पर 55,000 जूल एनर्जी मिलती है, जबकि हाइड्रोजन गैस से 150,000 मतलब 1.5 लाख जूल किलो जूल एनर्जी मिलेगी 1 kg हाइड्रोजन जलाने से। तो मतलब लगभग जो सेकंड नंबर का जो फ्यूल है बेस्ट, उससे 3 गुना ज्यादा अच्छा है हाइड्रोजन गैस एनर्जी के मामले में, और इसीलिए इसको हम रॉकेट्स में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं हाइड्रोजन गैस को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके यूजेस हैं। ऐसा ईंधन जो कि रॉकेट्स में यूज होता है इसको प्रोपेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेलेंट। चलो इतना ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, आप इतना से याद रख लेंगे तो समझ में आ गया। तो मीथेन को 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो एक तो मिलेगा लैंप ब्लैक कार्बन, और इसको टायर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और हाइड्रोजन को करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, रॉकेट फ्यूल के रूप में भी हम सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो था बच्चा हमारा नेचुरल गैस के बारे में। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक आज की वीडियो के लिए हम इतना ही हॉल्ट कर देते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम देखेंगे जो पेट्रोलियम है हमारा बच्चों वो कैसे बनता है। ठीक है, और जो पेट्रोलियम है इसकी रिफाइनिंग कैसे होती है। ठीक है, और रिफाइनिंग करने के बाद में कितने अलग अलग प्रकार के यूजफुल प्रोडक्ट्स हमको पेट्रोलियम से मिलते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या और फिर उन सब के यूजेस हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सबको समझ में आया होगा। इनको अच्छे से डिटेल में समझ करके प्रॉपरली नोट्स बना लेंगे, बार बार रीड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।